हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रेड बजर यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो अगेन हम जो है आज एक न्यू पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। और इससे पहले हमने जो है 3 पेपर्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अभी तक आपने वो नहीं देखी हैं उनकी वीडियोस, तो ज़रूर से जाके आप वीडियो सेक्शन में देख लीजिएगा। तो अभी हम आज जो मैं आपको बता दूं हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सीटेट का दिसंबर में 2018 में हुआ पेपर 2 आज जो हम डिस्कस करेंगे। उसका जो है फर्स्ट पार्ट हम जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देख लेते हैं जी, उसी के रिगार्डिंग ही फर्स्ट क्वेश्चन है अपनी स्क्रीन पे। क्रिएटिविटी इज थॉट टू बी रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ, सृजनात्मकता को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम्स आ चुके हैं और यही क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आया हुआ है। ये क्वेश्चन के लिए रिगार्डिंग मैंने आपको पहले भी काफी बार बताया है कि जो क्रिएटिविटी है वो जुड़ी हुई है, वो लिंक्ड है कह सकते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग के लिए। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना तो नॉर्मल सी बात है, आप इसी को ढूंढने के लिए चाहिए, क्योंकि ये डाइवर्जेंट थिंकिंग और क्रिएटिविटी ये सीटेट वालों को वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं इसी टाइप के क्वेश्चंस निकालने। और यही इस बार भी देखने को मिला है, ठीक है जी, इस टाइप के क्वेश्चन में भी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और इस क्वेश्चन का तो आंसर फिर आपको मिल ही चुका है, जो कि डाइवर्जेंट थिंकिंग के साथ जुड़ा है, विविध सोच। और इसके साथ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी इसी को बोलते हैं, जब आप एक मींस एक अलग अलग दिशाओं में सोच सकते हैं, मल्टीपल टाइप से सोच सकते हैं, मल्टीपल टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं आपके पास, तो वो क्रिएटिविटी बिल्कुल उसी के साथ जुड़ी रहने वाली है। तो कन्वर्जेंट के साथ तो होने नहीं वाली, तो सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल रॉन्ग लेगा उसके लिए। फ्लूइड इंटेलिजेंस के साथ कोई ऐसा लिंक है नहीं, तो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल एक बेस्ट आंसर। वैसे भी इसके लिए तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये तो मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हुआ क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा फोकस करने की जरूरत ही नहीं है इस पे उस टाइप से। देखते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की ओर। द एक्सेप्टेबल साउंड कॉम्बिनेशंस ऑफ अ लैंग्वेज आर स्पेसिफाइड इन इट्स डैश रूल्स। किसी किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है कि वो क्या है। फर्स्ट है ग्रामेटिकल, जिसको हम व्याकरणिक हिंदी में कहेंगे। सेकंड है वाक्यात्मक। थर्ड है विभक्ति विषयक, जिसको हम इन्फ्लेक्शन के नेम से जानेंगे। और लास्ट है फोनोलॉजिकल, ध्वनि संबंधी। देखो नॉर्मल सी बात है, जब भी साउंड कॉम्बिनेशंस की बात आती है, जो कि ऑफ अ लैंग्वेज के बेसिस पे बात की जाती है, तो वो बात की जा रही है आर स्पेसिफाइड इन इट्स फोनोलॉजिकल रूल्स, ठीक है। तो इसी को हम उसी के साथ रखने वाले हैं। ध्वनि संबंधी जो है नियमों के अंतर्गत ये जो है बताया जाता है। तो बिल्कुल ये नॉर्मल सी बात है, साउंड के रिगार्डिंग जो भी बात आएगी वो फोनोलॉजिकल साइड पे जाने वाली है। ये तो हमने इंग्लिश वाले सब्जेक्ट में वैसे भी रीड किया होता है, और ये काफी बार इंग्लिश वाली साइड पे भी क्वेश्चन इसके ऐसे इस टाइप के आए हुए हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। द पोजीशन वेयर थॉट पैटर्न्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेज इज कॉल्ड। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है, पॉइंट क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा। द पोजीशन वेयर थॉट पैटर्न्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अ लैंग्वेज मींस एक लैंग्वेज डिटरमाइन करती है, अगर हम बात करें किसको, थॉट्स को, ठीक है। और ये बात हम जानते हैं कि वैसे भी वाइगोस्की ने की हुई है। चलो ठीक है, उसको तो हम यहाँ पे नहीं लेके आने वाले, क्योंकि वहां यहाँ पे उनके अकॉर्डिंग तो पूछा नहीं है, ठीक है। अपने को सीधी सी बात बतानी है कि जब सोचने की प्रक्रिया जो है किसी किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है या इन्फ्लुएंस्ड होती है, तो इसके लिए हम जो है कौन सी ऑप्शन जो है राइट ठहराने वाले हैं, तो इसके लिए अपने को जो है आंसर करना होगा। तो बिल्कुल जी, इसके लिए जो है हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल एक राइट ऑप्शन के आधार पे है, लिंग्विस्टिक डेटर्मिनिज्म की डेटर्मिनेशन के नेम से जो है जाना जाएगा। भाषा निर्धारित के नेम से इसी को जो है हम ध्यान में रखेंगे। और बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और वैसे भी यहाँ पे तो नेम से ही क्लियर हो रहा है कि भाषा निर्धारित की बात की जा रही है, और ये बिल्कुल इसी के लिए एक बिल्कुल सेट ऑप्शन है, जहाँ पे डिसाइड किया जा रहा है सब उसी के आधार पे। तो बिल्कुल जी, फोर्थ क्वेश्चन आप की स्क्रीन पे। रवि रिपेयर्स अप्लायंसेस बाय टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट द cause of the malfunction based on his experiences with the symptoms he uses। अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों के खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है। देखो जी, एक हाइपोथेसिस बना रहा है रवि, जो एक टेस्टिंग हाइपोथेसिस कह सकते हैं आप, and about the cause of malfunction based on his experiences or with the symptoms। तो अभी वो किसका यूज कर रहा है? तो देखो जी, इसके लिए एल्गोरिथम्स तो होंगे नहीं।
एल्गोरिथम्स की तो बात तब आती है ना जब जो कुछ प्रूवन एक बेसिस पे होते हैं कि हाँ किसी ने प्रूव कर दी है एंड वो आप यूज कर रहे हैं। मेंटल सेट भी यहाँ पे नहीं होने वाला। और आगे हम बढ़े, मीन्स मेंटल सेट भी आप तभी बोल सकते हैं ना कि हाँ उसने पहले किया था और तब उसका एक जो है वो एक मेंटल सेट जो हुआ, जो मानसिक दृढ़ता हुई है एंड आज उसी को प्रॉपर यूज कर रहा है, तो वो भी नहीं है। तो इंसाइट भी नहीं है, आप सभी जानते हैं इंसाइट तो तब होगी ना। और वैसे भी गेसॉल्टिस्ट लोग तब मानते हैं, वैसे गेसॉल्टिस्ट लोगों की बात आई गई है तो होल लर्निंग को प्रेफर करते हैं, आप सभी जानते हैं। एंड इंसाइट की बात आती है तो इंसाइट के अकॉर्डिंग तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन सडन मिलना है ना, एक क्रिएटिविटी सडन आ जाती है, एक इमरजेंसी टाइम पे आ जाती है, एक संकट काली सिचुएशन में जब भी आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तब भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ऐसी कुछ नहीं है ना, कि वो मेंटोस वाली बात तो नहीं है ना यहाँ पे भी। तो फिर ह्यूरिस्टिक है बिल्कुल यहाँ पे। तो जो अपनी एक अनुमान भी लगाया जा रहा है, खुद खोज भी की है जैसे उसने, उस सभी के आधार पे, अपने अनुभवों के आधार पे, जो है उसी के एक्सपीरियंसेस है, उसी के बेसिस पे वो सब करता चला जा रहा है। तो वो ह्यूरिस्टिक होगा बिल्कुल, एक जो है इसके लिए राइट ऑप्शन रहेगी, जो एक अनुमानी विधि का जो है यही ऑप्शन एक बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, दिव्या ऑफन डिवाइड्स द असाइंड जॉब इनटू स्मॉल टास्क और व्हेन शी कैन हैंडल इजीली शी इज यूजिंग। वो क्या यूज कर रही है कि दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है। तो वह किसका उपयोग कर रही है? फर्स्ट है स्कैनरी एलाबोरेशन का, सेकंड सब गोल एनालिसिस का, या फिर फंक्शनल फिक्सनेस का, या फिर रिडक्शनलिज्म का। देखो, कंफ्यूजन इसमें जो स्टूडेंट्स को काफी रखी रही थी ना, वो रिडक्शनिज्म के साथ रही थी और सबगोल एनालिसिस के साथ। तो देखो, रिडक्शनिज्म तो वैसे भी रोंग है। यहाँ पे कोई डायरेक्ट कम थोड़ी ना किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक कार्य को छोटे छोटे पार्ट्स में, स्मॉल टास्क में डिवाइड डिवाइड किया जा रहा है, विभाजित किया जा रहा है और उसको आसान बना दिया जा रहा है। देखो, ये आप किस में कर सकते हैं? तो आपको सीधे से इसको क्लियर करने के लिए एक वर्ड मिल गया है, एनालिसिस या विश्लेषण। अभी विश्लेषण में हम यही करते हैं ना कि किसी भी कार्य को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और वही इसमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। और सब गोल एनालिसिस बिल्कुल आप देख सकते हैं, यही एक बिल्कुल एक राइट ऑप्शन रहेगा कि जो उसका गोल है उसी को छोटे छोटे, जो उसकी जो जॉब है अगर हम बात करें जो उसको असाइन की गई है, तो उसी को जो है छोटे छोटे पार्ट्स में वो डिवाइड कर दे रही है। तो वो सब गोल एनालिसिस कहलाएगा। यही एक ऑप्शन जो है इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि जो उसका गोल है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रही है एंड वो इसी टेक्निक का यूज कर रही है। आगे बढ़ते हैं सिक्स क्वेश्चन की ओर। इस टाइप का क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट हो चुका है। देखते हैं इसी के रिगार्डिंग कि सोसाइटी डिटरमाइंस द रोल्स ऑफ मेल एंड फीमेल, दिस स्टेटमेंट आर्टिकुलेट्स। पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, तो यह कथन बताता है। देखो, जो जेंडर रोल्स आपको पता है कि वही कहलाने वाले हैं जो कि सोसाइटी द्वारा डिसाइड कर दिए गए हैं, ठीक है। ये तो आपको बात पता ही है एंड उसको हम जो है जेंडर रोल्स के नेम से जानते हैं। अभी जेंडर रोल डिसाइड कौन करता है? तो ये स्टेटमेंट एक्चुअली में हम प्रॉपर बात करें, ये किसको आर्टिकुलेट करती है, ये किसको बता रही है, बाकी देखते हैं इसके बेसिस पे और भी समझ आ जाने वाला अपने को। जेंडर एज अ हेरिडिटरी एंडोमेंट, या फिर जिसके हम बात करें कि लैंगिकता एक आनुवंशिक प्रतिभा है, तो नहीं जी, ये कोई आनुवंशिकता या हेरिडिटरी बेसिस पे नहीं अपने को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट जो है अपने को जेंडर एज एन इंट्यूटिव कॉन्सेप्ट, जो है लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है। नेक्स्ट है कि जेंडर एज अ सोशल कंसेप्ट, तो ये हम सभी जानते हैं जेंडर एज अ सोशल कंसेप्ट है। लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है जो कि समाज ने बनाया है, एक सामाजिक संरचना है। उसी के बेसिस पे ये भी जो है स्टेटमेंट अपने को उधर प्रेफर कर रही है कि सोसाइटी डेटरमाइंस द रोल्स ऑफ मेल एंड फीमेल। तो बिल्कुल यही एक बिल्कुल एक पॉइंट राइट था कि पुरुष और महिलाओं की जो भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। नेक्स्ट है सेवंथ क्वेश्चन, बढ़ते हैं इसी की ओर, देख लेते हैं इसी के रिगार्डिंग काफी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और ग्रेडिंग, कोडिंग, मार्किंग एंड क्रेडिट accumulation systems are some of the examples of। ग्रेडिंग है, कोडिंग है, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियां, ये कुछ ये डैश के कुछ उदाहरण है। फर्स्ट है सिंबलाइजिंग पोजीशन ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास। नहीं जी, ऐसी कोई भी बात नहीं आ रही कि कक्षा में आप बच्चों की स्थिति की जो है निरूपण विधि यहाँ पे यूज की जा रही, कुछ भी ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है अपने पास बिल्कुल आलेख पत्र में जो है अकादमिक प्रगति को दर्शाने संबंधी, मीन्स कोई रिपोर्ट कार्ड है तो उसमें आप जो है एकेडमिक प्रोग्रेस को
आप उसमें जो है आप दर्शा रहे हैं प्रॉपर, तो नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं हो पाएगा, उसमें ऐसी कोई बात नहीं की जा रही यहाँ पे भी। थर्ड आपके पास है कि अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आंकलन की गणन विधि, कि स्कोरिंग प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्नर अचीवमेंट। देखो अभी फोकस करने की कोशिश कीजिएगा कि नॉर्मल सी बात है ना, जब भी ग्रेड्स की बात आएंगी, कोडिंग है, मार्किंग है, ये सब हम किसके लिए करते हैं? ये हम इसी के लिए करते हैं, असेसमेंट ऑफ लर्नर्स। देखो असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात आती है तो आपको एक पॉइंट तो ध्यान में जरूर से आता होगा, और वो होगा समेटिव असेसमेंट। और समेटिव असेसमेंट तब की जाती है ना जब सेशन का लास्ट टाइम होता है, तो ये भी तो कुछ ऐसी बात है। आप ग्रेडिंग तभी करते हो, कोडिंग तभी करते हो, मार्किंग तभी करते हो जब जो है बिल्कुल सेशन का लास्ट का टाइम पीरियड है। तो वही बात यहाँ पे आ रही है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट रहेगा। और अचीवमेंट वैसे भी समेटिव के साथ ही जुड़ी हुई है, अचीवमेंट्स की बात तब भी आती है, तो ये बिल्कुल एक बेस्ट आंसर है। इसी के साथ ही हम जो है आगे बढ़ने वाले हैं, बढ़ चलते हैं 8th क्वेश्चन की ओर, बढ़ देखते हैं इसी के रिगार्डिंग। और ये फिर से एक असेसमेंट ऑफ लर्नर के आधार पे भी ये क्वेश्चन, असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट हेल्प्स द टीचर टू। अभी यहाँ पे बात आ रही है टीचर्स को कैसे हेल्प करती है ये असेसमेंट ऑफ लर्नर्स। असेसमेंट ऑफ लर्नर्स का आपको पता है कि वो बात कर रहा है समेटिव असेसमेंट के रिगार्डिंग, जिसको हम हिंदी में भी संकलनात्मक आंकलन के नाम से जानते हैं। तो इसी के बेसिस पे अपने को यह योगात्मक आंकलन भी इसको बोल दिया करते हैं। तो इसी के बेसिस पे अपने को बताना होगा कि ये असेसमेंट टीचर को कैसे हेल्प करती है। तो फर्स्ट है इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी। तो ये बिल्कुल एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है ना, कि जो देखो जो एक इवेल्युएट कर सकता है किसको, इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी, कि जो शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में इसका जो है प्रयोग हो सकता है। एक बार बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं, कि मेक एबिलिटी ग्रुपिंग ऑफ लर्नर्स इन द क्लासरूम। नहीं, ये तो आपने वैसे भी नहीं करना ना, कि कक्षाओं में जो अधिगम करता है उनकी क्षमता समूह बनाइए, कि जो इतना कार्य करने की योग्य है उसकी इतनी क्षमता है, ये आप उसको एक अलग कैटेगराइज कर दीजिए, दूसरों को अलग कैटेगराइज कर दीजिए, उसमें क्षमता नहीं है, तो ये आप गलत कर रहे हैं। ऐसा तो आपने वैसे भी नहीं करना, चाहे किसी भी टाइप की असेसमेंट हो। असेसमेंट का ऐसा कोई भी कार्य नहीं है। नेक्स्ट है प्रिपेयर एक्टिविटी लॉग फॉर टीचिंग। नहीं जी, कि आप शिक्षण के लिए गतिविधियों की जो है सूची तैयार करने में इसका प्रयोग करें, गलत है ये सब। नेक्स्ट है मेंटेन द परफॉर्मेंस रिकॉर्ड ऑफ लर्नर्स, की आप देखो बच्चों की ओनली जो है परफॉर्मेंस रिकॉर्ड को आपने मेंटेन थोड़ी ना करना है। और ये एक बेस्ट पॉइंट जो कि टीचर के एक पर्सपेक्टिव की ओर से एक जो है बेस्ट पॉइंट रहना चाहिए, कि जो इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी, बिल्कुल एक राइट पॉइंट है। और वैसे भी असेसमेंट ऑफ लर्नर्स की बात आ रही है, तो उसके लिए एक जो है एक बेस्ट ऑप्शन रहना चाहिए, कि देखो आगे भी तो टीचर ने बच्चों को अलग अलग मेथड से टीच करना है ना, और पेडागोजी तो यही करती है हाउ टू लीड द चाइल्ड, कि बच्चों को लीड कैसे करें। तो इसके लिए ये जो एक बेस्ट ऑप्शन है, कि आप ये इसका प्रयोग जो है टीचर कर सकता है, कि इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी। आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। 9th क्वेश्चन है आप स्क्रीन पे, इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसके लिए बिल्कुल इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात आ रही है, समता और समान अवसर। देखो आप इन बातों को तो जानती है ना जी। इक्वल अपॉर्चुनिटीज तो एक सिंपल सी बात है, कि मान के चलते हैं कि सभी बच्चे इंडिया के नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं, इंडियन सिटीजन्स हैं, तो उन सभी को एक इक्वल अपॉर्चुनिटीज का अधिकार है। और इक्विटी है ना, जस्ट हम जब हम बात करते हैं कि दोनों को इक्वल लाने की बात की जाती है, जैसे कि हम बात करते हैं कि गर्ल्स को कुछ ज्यादा प्रेफरेंस है, कि गर्ल्स को कुछ ज्यादा मात्रा दी जाती है एजुकेशन प्रोवाइड करने में, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड रहा है एजुकेशन में, अगर हम देखें तो वो उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। और वो उसी फील्ड में जो है एक टाइप से वो जो पिछड़ गए हैं, और उन्हीं को आज लड़कों के बराबर जो है लाने के लिए, तो उनको जो थोड़ी बहुत फैसिलिटीज दी जाती हैं, एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ उनके लिए किया जाता है, तो वो इक्विटी के सिद्धांत के आधार पर है। ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि कई बार उनको बुक्स फ्री में प्रोवाइड की जाती है, जैसे सर्व शिक्षा अभियान ने ये कार्य पहले किया भी था, कि गर्ल्स को फ्री बुक्स प्रोवाइड की थी, और बॉयज के लिए ऐसा नहीं था। तो मीन्स वो उनको प्रेफर किया जा रहा था, वो इक्विटी के बेसिस पे था। समान अवसर तो फिर हम जानते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज तो वो सभी के लिए है ही। और देखते हैं नेक्स्ट 10th क्वेश्चन को, इसी में हम जो है 10 तक टोटल करने वाले हैं, तो बिल्कुल देख लेते हैं। द राइट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी एक्ट हैज बीन एनेक्टेड इन द ईयर। और ये फोकस करने की जरूरत है कि RPWD एक्ट है ये, RPWD एक्ट 2016। इसके रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं, एक अलग से हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, कि ये जो एक एक्ट था,
अगर हम इसकी बात करें, ये एक्ट काफी इंपॉर्टेंट था वैसे तो। ये जो 2016 में आया आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, इसकी स्पेशलिटी ये थी कि इसमें टोटल 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज हो गई थी टोटल, ठीक है। क्योंकि आप जानते होंगे, इसी के आधार पे अगर हम बात करें कि पहले जो डिसेबिलिटीज 1995 वाले एक्ट में, पीडब्ल्यूडी एक्ट वाले में ये जो है अपने को बताया गया था, उसी के बेसिस पे अगर हम बात करें कि उसमें पहले 7 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज थी, फिर 14 न्यू ऐड हुई 2016 में, तो टोटल 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज हो गई। एंड गवर्नमेंट जॉब्स में भी ऐसे रिजर्वेशन की बात आती है तो 3% से बढ़ा करके इन्होंने फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन इन्होंने 4% कर दिया था, कि डिसेबल्ड पर्सन के लिए इन्होंने जो है गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन भी 4% तक। चलो ठीक है, अपने को ये जस्ट इतना ही बताना था। तो 21 वर्ष में लागू किया गया, तो 2016 में। और वैसे ये भी बात आ जाती है कि 30 दिसंबर 2016 में प्रॉपर ये इंडिया में लागू हुआ, ठीक है जी। तो ये आप देख लीजिएगा। और बाकी बिल्कुल जी, इसी ये रहे अपनी फर्स्ट पार्ट के 10 एमसीक्यूज, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने ही वाले हैं। तो ठीक है जी, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाकी हाँ, ये एक बात है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, एंड बेल आइकन को प्रेस भी करके जाना है। एंड वीडियो तो अच्छी लगी होगी तो जरूर से लाइक भी करके जाइएगा। और ठीक है, मिलेंगे हम जो है नेक्स्ट वीडियो में। एंड मैक्सिमम फ्रेंड्स में शेयर जरूर से करें, और ऐसी वैल्यूएबल वीडियोस भी आपको जो है फ्यूचर में मिलती रहने वाली हैं। तो बिल्कुल चैनल के साथ जुड़े भी रहिएगा। ओके जी, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।